आप क्या अपनी बच्ची को यहाँ पहली बार आज लाई हैं ट्रेनिंग के लिए? ना जी, आज 2 साल हो गया है यहाँ आ रही है। अच्छा, तो 2 साल में क्या इन्होंने कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। ये कपड़े अपने आप पहन लेती हैं, तैयार हो जाती हैं, और ये भी बता देती हैं कि इनको टॉयलेट जाना है? सब कुछ बता देती है, वो खुद ही कर लेती है अपने आप टॉयलेट जाना, अपने आप करना। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, कुछ भी नहीं कर पाता अभी, तो बहुत परेशानी होती है। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने सलाह दी कि इसको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाओ, तो फिर हम इसको यहाँ लाए हैं। उम्मीद है कि ये भी कुछ सीख जाएगा। नमस्कार। करत करत अभ्यास की कई कड़ियों में हमने आपको मानसिक विकलांगता से जुड़े कई अहम मुद्दों के बारे में जानकारी दी, और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। मानसिक विकास या मानसिक विकलांगता जितनी जल्दी पहचान में आ जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बाद में बच्चे को मदद करने में उतनी ही आसानी होती है। अर्ली स्टिमुलेशन एक ऐसी ही प्रणाली है जिसमें बच्चे को बाद में स्वावलंबी बनाने में बहुत मदद मिलती है। यदि किसी बच्चे में मंदबुद्धिता की संभावना होती है तो उसे जल्द से जल्द पहचान कर अर्ली स्टिमुलेशन दी जाती है, जो आगे चलकर कारगर सिद्ध होती है। अर्ली स्टिमुलेशन या अर्ली इंटरवेंशन से हमारा ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई बच्चा किसी समस्या को लेकर आता है, तो जब हम उसकी परेशानियों का जल्द से जल्द मूल्यांकन करते हैं और उसकी परेशानियों के हिसाब से उसकी परेशानियों का निदान ढूंढते हैं, उसे हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन का सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है, आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग सिर्फ 350 ग्राम का होता है, और पहले 2 साल में ही उसका वज़न जो है वो 3 गुना बढ़ के 1050 ग्राम हो जाता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का दिमाग जो है कितनी तेज़ी से बढ़ जाता है। यानी तकरीबन आप समझ लीजिए 75% बच्चे की ब्रेन की जो ग्रोथ है वो पहले 2 साल में पूरी हो जाती है। अर्ली इंटरवेंशन के फ़ायदे से हम ये समझ सकते हैं, जैसे हमारे दिमाग की जो प्लास्टिसिटी होती है, कोई भी चीज़ सीखने की जो क्षमता होती है, वो सबसे छोटे उम्र में सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है बच्चे के दिमाग में जितनी भी तारें हैं उनके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली का विकास भी जो है ज़्यादातर पहले 2 साल में ही होता है। वो विकास जो है वो बच्चे की समझ और दूसरी चीज़ों की जो काम करने की ताकत है उससे रिलेटेड होता है। अर्ली इंटरवेंशन हम उन बच्चों के लिए भी करते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि माँ को प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के डिलीवरी के समय पे या शुरू के कुछ महीनों में बच्चे को कुछ ऐसी परेशानी हुई हो और जहाँ हमें लग रहा हो कि बच्चा जो है एट रिस्क है, उन लोगों के लिए भी जो है हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं। किसी भी वजह से या तो कोई ऐसी जेनेटिक कंडीशन रही हो, या कोई ऐसी माँ को प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हुई हो, या बच्चे के जन्म के समय में ऐसी कोई रुकावट या देरी हुई हो जिससे कि दिमाग को ऑक्सीजन बराबर ना मिली हो, तो उसकी वजह से बच्चा जो है ऐसे अपने टाइम से पीछे जो है उसकी डेवलपमेंट रह जाती है। अगर कोई एबनॉर्मल पैटर्न है, छोटा बच्चा है, अगर वो स्पीच का ही डेवलपमेंट हम देखें, वो स्पीच जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको फॉलो करने की बजाय वो किसी एबनॉर्मल पैटर्न में जा रहा है, तो उसको रोक के उसके उसी एबनॉर्मल पैटर्न को मॉडिफाई करके करेक्ट पैटर्न में लाना, ये हमारा अर्ली इंटरवेंशन में मेन हम काम करते हैं। बच्चे को बाहर से ज़्यादा बुलाने की कोशिश करें, जबकि बच्चा रिस्पांस नहीं दे रहा है। नॉर्मली यही होता है ना कि हम बच्चे से बात नहीं करते, कोई बुलाता नहीं है उसको, तो वो अगर समय इस चीज़ों से यूटिलाइज किया जाए, आजकल जो नया मेथड जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन वगैरह है, जिससे कि अलग अलग तरह की वाइब्रेटरी मोड से, रोटेटरी मोड से जो है बच्चे को स्टिमुलेशन दी जाती है बाहर से, तो इससे जो है वो दिमाग में काम करने की ताकत में कुछ आगे से फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चे का विकास होता है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम माता पिता को बहुत शुरू में ही बच्चे के अंदर ध्यान देनी चाहिए और ऑब्जर्व करनी चाहिए। जैसा कि बच्चा कई बारी अगर आप उसके सामने कोई झुनझुना बनाएंगे या उसे आवाज़ लगाएंगे तो बच्चा जो है उस तरफ अपना ध्यान देखेगा, या बच्चे को जो रंगीन चीज़ या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, घूमता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो बच्चा उस तरफ देखता है।
और ज़्यादातर अगर बच्चा इस ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन होता है कि बच्चा जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर पा रहा। और क्योंकि बच्चा जो है अपने वातावरण को अपनी इंद्रियों से ग्रहण करता है तो उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ये हो जाता है कि वो इंद्रियां जो एकदम सबसे पहले बच्चा ग्रहण करता है उसको जो है हमें विकसित करना है। जैसे बच्चा ठीक से देख नहीं रहा या अपनी जो है सुनने की इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उन्हें जो है हम अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम से जो है विकसित करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि हम बिल्कुल जो प्रॉब्लम है उसका निदान कर सकते हैं, पर हाँ ज़रूर है कि अगर हम अर्ली स्टिमुलेशन करें तो उसको कम ज़रूर किया जा सकता है, ताकि आगे जाने से बच्चा जो है वो जितना पीछे था उतना पीछे ना रहे। हर एक अवस्था के लिए हमारे पास अलग अलग से प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम जो है हम अपने सेंटर में माता पिता को जब वो बच्चे को लेके आते हैं तो उन्हें सिखाते भी हैं और इस तरह से सिखाते हैं ताकि वो प्रोग्राम जबकि माता पिता अपने घर पे हैं उन्हें किस प्रकार से वो प्रोग्राम अपने घर पे करना है उसके लिए भी तैयार कराते हैं। Twinkle little star, how I wonder what you are. अर्ली स्टिमुलेशन एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिससे शरीर के कुछ खास हिस्सों पर दबाव डालकर विभिन्न शारीरिक अंगों को हरकत में लाया जाता है। एक बार अस्पताल में सिखा दिए जाने के बाद ये व्यायाम माता पिता स्वयं ही घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ आने के तकरीबन 15 दिन बाद ही पूरी तरह बैठने लग गया, जबकि ये उससे पहले बैठता नहीं था, गिर पड़ता था, अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता था। तो यहाँ 15 दिन में ही इस पर फ़र्क पड़ गया, ये बैठने लग गया। और इसकी जो एक्सरसाइज है यहाँ उठने बैठने की हैं, इसको ठीक तरह लेटने की, करवट बदलने की, इस टाइप की एक्सरसाइज कराते हैं। सुधार तो इसमें तकरीबन 50% से ऊपर हो गया सुधार। तो हम तो पछता रहे हैं कि हम इसको 6 महीने में क्यों नहीं लेके आए यहाँ। अगर हम इसको 6 महीने में यहाँ ले आते तब तक तो चलने भी शायद लग जाता, इसलिए फिर काफ़ी सुधार हो गया इसमें। तो दिख ही रहा है इसमें सबको। अर्ली स्टिमुलेशन से विकास में जो भी पिछड़ापन रह जाता है उसमें काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है और उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। कई बार ये पिछड़ापन तो कुछ सालों के बाद ही पता लगता है। हमारे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं ये सामान्य रूप से ये सब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मानसिक बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है, जो इनके सामाजिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सबको इफेक्ट करता है। बहुत से बच्चे जिनमें थोड़ी कमी होती है, माइंडली रिटार्डेड होते हैं, उनका तो जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई में पिछड़े हुए रहते हैं तभी माता पिता को थोड़ा सा एहसास होता है। शुरू में तो वो भी सोच लेते हैं कोई बात नहीं, फेल हो गया एक क्लास में। तब जब बच्चा बार बार फेल होता है, बिल्कुल नहीं सीख पाता, तब उनको ये लगता है कि नहीं, कुछ कमी है कहीं भी। इन बच्चों के प्रशिक्षण के लिए कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं क्योंकि कोई भी 2 बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। हर बच्चे की ज़रूरतों को और कमज़ोरियों को ध्यान में रखते हुए ही उनके लिए स्किल्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। स्किल ट्रेनिंग में हम बच्चे को उन सभी स्किल्स के बारे में उन सभी क्षेत्रों में उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे कि उनका पूरा विकास हो। जैसे उनको हम सेल्फ हेल्प स्किल्स, मोटर स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स में बच्चे अपना काम खुद करना, वो खुद से ब्रशिंग करना, स्नान करना, खाने से खाना और पीना, कपड़ा पहनना और दिनचर्या के सभी कार्य उसे खुद अपने से कैसे करना है, ये हम सिखाते हैं। स्किल्स ट्रेनिंग हर बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है, एबिलिटी के हिसाब से जाते हैं। इसमें से देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट है, टास्क एनालिसिस है, और इसमें हर एक्टिविटी को बहुत रिपीटेटिव करना पड़ता है, अदरवाइज बच्चे भूल जा सकते हैं इसको। दरअसल इन मानसिक विकलांग बच्चों में किसी भी तरह की ट्रेनिंग, किसी भी तरह की स्किल्स डेवलप करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें हर स्टेप में उन्हें इंकरेज करना, उन्हें हर स्टेप में रीइंफोर्स करना और उनको ये बताना कि किस तरह से वो सीखेगा तो किस तरह से वो आगे बढ़ेगा और मोटिवेट करना, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस तरह से सिखाते हैं कि मेथड इतने इंटरेस्टिंग हो जाए,
गेम के तरीके में गेम्स देते हैं कि बच्चे जो है ये लगे उनको कि वो खेल रहे हैं, वो क्रियाएं कर रहे हैं और हमको मालूम है कि वो सीख रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग एक वैज्ञानिक तरीका है जिसकी मदद से विकलांग बच्चों की विशिष्ट कमजोरी समझते हुए उसके अनुकूल एक कार्यक्रम बनाया जाता है। न केवल बच्चे को परंतु उसके माता पिता को भी साथ ही साथ प्रशिक्षित किया जाता है ताकि आगे चलकर वह स्वयं ही इस परीक्षण पद्धति को अपनाते हुए अपने बच्चे की स्वयं सहायता कर सके। स्किल्स ट्रेनिंग में कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, तभी ये कार्यक्रम कारगर सिद्ध हो सकता है। ये वाले बच्चे के लिए हमें हर एक छोटी चीज कि ये पीला रंग है या ये माँ है या ये पंखा है, छोटी चीज सिखाने के लिए भी हमें स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए ये जो चेनिंग जो टेक्निक है उसको हम यूज करते हैं, जिससे कि एक स्किल्स के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक दूसरा से लिंक रहना है और इस तरह से लिंक रहना है कि जिससे कि वो एक एक स्टेप करते करते वो टोटल गोल अचीव कर ले। जो एक्टिविटी हम करवाते हैं उसी एक्टिविटी को हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आप घर पर करवाते रहिए, उनका एक शेड्यूल बना लीजिए और ऐसे कमरे में बिठाकर करवाइए जहाँ पर कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इन बच्चों का अटेंशन कंसंट्रेशन जो है वो बहुत पुअर रहता है और इनका अटेंशन का स्पैन जो है वो भी बहुत शॉर्ट रहता है। तो अगर पेरेंट्स घर में प्रैक्टिस करवाते रहें और फिर हम उसको जब बच्चे को वो लेके आते हैं तो हम पहले देखते हैं कि जो एक्टिविटी हमने पहले करवाई थी वो बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता, और इसके साथ क्या हम दूसरी कोई और एक्टिविटी जो है उसको जोड़ें। इस प्रकार से हम इन बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो शिक्षक हैं वो ये सोच लेते हैं कि जब मेरा बच्चा स्कूल में आया तो ये उसको मुझे गिनती 1 2 3 से शुरू करनी है, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो जो रीडिंग है वो ABCD से शुरू करनी है और राइटिंग जो है वो 1 2 3 से शुरू करनी है। पर होता ये है कि जो मानसिक मंद बच्चे हैं जब वो स्कूल में आते हैं तो वो सब वो सीख के नहीं आते हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चा सीख के आता है, जिसको कि हम कहते हैं प्री एकेडमिक स्किल्स, जैसे कि प्री रीडिंग स्किल्स, प्री राइटिंग स्किल्स और प्री मैथ स्किल्स। तो हम जो शिक्षक है वो इस भ्रम में रह जाते हैं कि हमारा जो बच्चा ये सीख के आया और उसको भी उसी तरह से सिखाने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ये स्टेप होता है कि प्रायः बच्चे जो है ना वो स्क्रिबलिंग तो कर ही लेते हैं, घर में पेरेंट्स उनको पेंसिल देते हैं तो वो स्क्रिबल करते रहते हैं, लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनको स्क्रिबलिंग से हटाकर उनको सर्कल बनाना वो सिखाना होता है। तो हम उसको स्क्रिबलिंग के साथ साथ जहाँ सर्कल पहला बन जाता है वहाँ पर बच्चे को हम स्टॉप कर लेते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे बच्चे को हम उंगली के साथ बहुत बड़ा सर्कल जो है वो चाहे टेबल के ऊपर बनाए, चाहे घर में हम पेरेंट्स को बताते हैं कि वो सैंड के बीच में बनाए, चाहे वो किसी भी चीज़ में बनाए जो इनके पास घर में अवेलेबल है। तो उससे क्या है कि बच्चे को शेप का एक कॉन्सेप्ट जो है बच्चे का इमर्ज होता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि इन बच्चों को सिखाने के लिए हमको एक ऑर्डर में जाना पड़ता है, जैसे कि हमने देखा कि फिजिकल डेवलपमेंट के ऑर्डर होते हैं कि बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर भागता है। इसी तरह से बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए भी एक क्रम होता है। जो एक्टिविटी हम उसको सिखा रहे हैं, जैसे कि प्री राइटिंग स्किल्स सिखा रहे हैं, तो प्री राइटिंग स्किल्स में पहली चीज़ ये है कि हम बच्चे को लाइन डालना सिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूड, दोनों तरह की लाइन्स हम इसको सिखाते हैं। उसके बाद हम इसको जॉइन द डॉट्स। इसी तरह से और भी तरीके हैं प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हम वर्बल प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं, जिसमें कि हम वर्बली मुंह से उसे बार बार उसे बता के प्रॉम्प्ट करके उसे सिखाते हैं। उसी तरह से फिजिकल प्रॉम्प्टिंग भी एक टेक्निक है जिसमें कि बच्चे को हाथ पकड़ के उससे कराना पड़ता है। इस तरह के जितने भी स्किल हैं, कपड़ा पहनना, ब्रशिंग करना, शूज़ पहनना और स्नान करना, जितने भी इस तरह के स्किल्स हैं, इसको हम इस तरह के टेक्निक को यूज़ करके हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा
जल्दी से जल्दी सिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि भी अभी ब्रशिंग ही करना है, ब्रशिंग में टास्क एनालिसिस जो इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। एकदम हम ब्रशिंग ले ले बच्चों को तो वो मुश्किल होगा। स्टेप बाय स्टेप लेके पहले ब्रश हाथ में पकड़ना है, यहाँ पकड़ेंगे, पहले धीरे धीरे से बच्चे से पकड़ के मिरर के सामने खड़ा करेंगे और बच्चे के साथ पीछे मदर रहेगी या टीचर रहेगी। पहले ब्रश पकड़ेंगे, थोड़ी देर ओनली हाथ पकड़ेंगे, फिर थोड़े से पीछे, फिर आगे धीरे धीरे एंड देन ओनली द प्रेजेंस, इस तरीके से सिखाते हैं। जैसे बच्चे को शर्ट पहनना सिखाना है तो हम इस पूरे कार्य को, ये शर्ट पहनने का जो पूरा स्किल है, इसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड करते हैं और उन्हें एक प्रोग्राम में उसको लिखते हैं। जैसे पहले शर्ट पकड़ना, किस तरह से कॉलर के पास पकड़ना, किस तरह से वो बायां हाथ को बाएं बाजू में डालेगा, दायां हाथ को दाएं बाजू में डालेगा और किस तरह से कॉलर को सही करके वो फिर से ऊपर से नीचे तक बटन्स लगाएगा। ये सभी जो स्टेप्स हैं वो इसको डिवाइड करके और एक एक स्टेप वो अगर सीखता है तो हर स्टेप को हम इंकरेज करते हैं। साथ ही ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स को कि देखिए आप इन बच्चों के साथ प्यार से काम करें और जब इन्होंने अच्छा काम किया, वो आपके साथ अगर 10 मिनट बैठे और 10 मिनट उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके वही एक्टिविटी की जो कि आप करवाना चाहते हैं, तो इन बच्चों को आप रीइंफोर्समेंट ज़रूर दीजिए। उसी तरह से हम उन्हें फंक्शनल एकेडमिक्स में ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो अपने ज़िंदगी में जो रोज़ अपने दिनचर्या में जिस तरह के पढ़ने लिखने की आवश्यकता होती है, पढ़ाई लिखाई का डायरेक्ट किस तरह से हम प्रयोग करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे कि उन्हें गिनती करना सिखाते हैं, हम टाइम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, समय कैसे देखना है, टाइम कैसे समझना है और मनी काउंटिंग कैसे करना है, मनी काउंटिंग और कंज्यूमर स्किल्स, दुकान में जाके किस तरह से पैसे के रुपये का यूज़ करके किस तरह से हम सामान खरीदते हैं और हम उनको ये सभी ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ सकें, वो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। ये हमारी मेन फोकस यही बात पर रहते हैं और हम इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्किल ट्रेनिंग देते हैं। इन बातों के साथ साथ ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को निरंतर आश्वासन और प्रोत्साहन की आवश्यकता रहती है। प्राय इन बच्चों में व्यवहारिक समस्याएं पाई जाती हैं जिसमें कि वो कई तरह के और कई स्तर के, कई डिग्री के व्यवहारिक समस्याएं होती हैं जिससे कि बच्चे को खुद भी नुकसान होता है और वह क्लास पूरे कक्षा को डिस्टर्ब करता है और दूसरों को भी सीखने में परेशानी होती है। मंदबुद्धि बच्चों में अधिकतर अवांछित व्यवहार जिस तरह से हाइपर एक्टिविटी, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, जैसे कि सिर पटकना, किसी का कहना नहीं मानना, अधिकतर जिद्दी बताना, इस तरह से पाए जाते हैं। और भी कई तरह के इन बच्चों में समस्याएं पाई जाती है जैसे कि जोर जोर से चिल्लाना, इसको टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे बात में चिल्लाना और नीचे लेट जाके अपना गुस्सा दिखाना। और इस तरह के बहुत सारे समस्याएं इस वजह से होती हैं क्योंकि ये बच्चे जानते नहीं हैं कि अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, अपनी बात को किस तरह से बताया जाए, अपनी बात को किस तरह से मनवाया जाए, अपनी दुखों को, अपने खुशियों को किस तरह से शेयर किया जाए। ये बेहद जरूरी है कि इन बच्चों के साथ धैर्य और सब्र रखा जाए। सीमित क्षमताओं की वजह से ये शायद उतनी तेजी या फिर उतनी सफाई से काम ना कर पाए, परंतु फिर भी लगातार प्रयास करते और करवाते रहने से आवश्यक रूप से बदलाव आएंगे। जब वो कुछ भी करने का दिलचस्पी दिखाता है, उसमें कुछ भी इंटरेस्ट आता है तो हम उसे इंकरेज करते हैं, हम उसे शाबाशी देते हैं और उससे उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है। और इस तरह से कोई सा भी स्टेप, वो स्किल ट्रेनिंग में कोई सा भी स्टेप जो कि उसे मेन गोल अचीव करने में, जो हमने जो टारगेट स्किल रखा है उसको अचीव करने में वो किसी तरह का भी सपोर्ट और अपने तरफ से कोऑपरेशन दिखाता है
तो हम उसे इंकरेज करते हैं। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसे तत्काल अगर रिवॉर्ड देंगे तो उसे फिर से उस अच्छे काम करने की दिलचस्पी होगी और वो फिर से उस व्यवहार को बताएगा और हम उसे रिवॉर्ड करते रहेंगे, तो वो वांछित व्यवहार उसका एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब रीइंफोर्समेंट किस प्रकार की होगी, ये बच्चे की एज और लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बड़ा बच्चा है और उसकी स्पीच थोड़ी अच्छी है, उसकी हियरिंग नॉर्मल है, तो उस बच्चे को हम वर्बल रीइंफोर्समेंट देते हैं। जैसे उसने काम कर लिया तो कहते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, तुम फिर ऐसा करोगे तो हम तुमको स्टार देंगे या कहीं बाहर ले जाएंगे। इस प्रकार से हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट जो है वो दिया जाए। बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें रीइंफोर्स करना है, वो उसे क्या पसंद है। अगर वह बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल सीवियर है तो जो है हम उसे कुछ रीइंफोर्समेंट इस तरह से दें कि बच्चा खुश हो, उसे कुछ खाने के कुछ चीज़ें देते हैं, या नहीं तो बच्चे का लेवल थोड़ा अच्छा है तो उसे सोशल रिवार्ड देते हैं, जैसे उसे शाबाशी देते हैं और लोगों के बीच में उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे इंकरेज करते हैं। रीइंफोर्समेंट ज़्यादा जो है वो हम वर्बल प्रेफर करते हैं, क्योंकि यदि बच्चों को हम खाने की चीज़, छोटे बच्चे को तो हम कर सकते हैं कि चलो टॉफी दे दी या उसको थोड़ा सा चॉक बार का टुकड़ा थोड़ा दे दिया, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिस एनवायरनमेंट में, माहौल में वो रहते हैं, उसी तरह उसके साथ वो एडजस्ट कर सकें और जो हम रीइंफोर्समेंट दें वो एज ए सपोर्ट के रूप में हो। कुछ बच्चों में इवन टोकन के रूप में भी हम उसको इंकरेज करते हैं, इसे टोकन इकोनॉमी बोलते हैं, कि कुछ वो अच्छा व्यवहार अगर करता है, अगर वो इस तरह के समस्यात्मक व्यवहार नहीं करता है तो हम उसे कुछ टोकन के रूप में कुछ देते हैं, जो कि बाद में वो इकट्ठा करके वो बच्चा जो है उसे पसंद की चीज़ वो ले सकता है। बच्चों को आप गुस्सा मत करिए, मारिए मत, और उनको आप ऐसे रखिए कि जैसे वो रिलैक्स्ड रहें, ताकि आपके साथ उनकी कन्वर्सेशन जो है वो एक प्रॉपर, एक ठीक लेवल पर, दोस्ती के लेवल पर रहे, तभी आपके बच्चे जो हैं वो खुश रह सकेंगे और आराम से पढ़ेंगे। इसके अलावा स्किल्स ट्रेनिंग न केवल कुछ वांछित व्यवहारों को बढ़ाने में ही कारगर सिद्ध होती है, बल्कि इसी प्रणाली से कुछ अवांछित व्यवहारों को भी कम किया जा सकता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इसे मंदबुद्धि बच्चों में खासकर उपयोग किया जाता है। दोनों भी वांछित और अवांछित व्यवहार सीखे जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग वांछित व्यवहार सीखते हैं उसी प्रकार से अवांछित व्यवहार सीखे जाते हैं। मंदबुद्धि बच्चों को कोई लक्ष्य नहीं बताया जाता, इसीलिए उनमें अधिकतर अवांछित व्यवहार पाए जाते हैं। इन मानसिक विकलांग बच्चों में इस तरह की व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये जो है हमें मनोवैज्ञानिक लोग समझाते हैं किस तरह के टेक्निक्स यूज़ करना है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हम उनके नेगेटिव बिहेवियर्स को सुधारने में लगा सकते हैं और उनके वांछित व्यवहारों को बढ़ाने में भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम पनिशमेंट टेक्निक्स कहते हैं। इस तरह के बच्चों को हम ऐसे पनिशमेंट जैसे हम आम तौर पर यूज़ करते हैं वो पनिशमेंट इन्हें नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनको उतनी समझ नहीं है और उससे उतना फ़ायदा होगा नहीं। इस वजह से उन्हें इस तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पनिशमेंट टेक्निक्स, जिससे कि बच्चा समझे कि उसे डांटा जा रहा है, उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बात उस बच्चे के दिल में आती है और वह धीरे धीरे इस तरह के समस्यात्मक व्यवहार छोड़ता है। उदाहरण के तौर पर जब बच्चा चॉकलेट मांगता है या सर पटकता है, वो चॉकलेट इसीलिए मांग रहा है या सर इसीलिए पटक रहा है कि उसे चॉकलेट चाहिए, तो हम चॉकलेट दे देते हैं, तो वो उसका हम रिवॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए उसका ये बिहेवियर एस्टैब्लिश हो जाता है। अलबत्ता हमें ये करना चाहिए कि जब बच्चा सर पटक के चॉकलेट मांग रहा है तो हमें उसे चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए, तब वो रिवॉर्ड विदड्रॉ करना चाहिए। जब ये रिवॉर्ड विदड्रॉ कर लेते हैं
तब उसका ये बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसे और भी कई तरह के टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिसमें इनडायरेक्टली बच्चे को ये पता चल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो बहुत ही असरदार होता है इस तरह के टेक्निक्स। और इस तरह से बच्चे में व्यवहारात्मक समस्याएं कम होती है और अच्छे व्यवहार बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने देखा है कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे को, उसके लेवल को कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बच्चे का जो लेवल है, मेंटल लेवल भी होगा या वैसे एजुकेशनल लेवल भी होगा और दूसरों के साथ मुलाकात का लेवल भी होगा, तो वो बढ़ता ही जाए। करत करत अभ्यास के आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि मानसिक विकलांगता की वजह से हुई कमियों और कमजोरियों को किस तरह से अर्ली स्टिमुलेशन और स्किल्स ट्रेनिंग के द्वारा काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। ज़रूरत है सही मार्गदर्शन, निरंतर प्रयास और अभ्यास की। करत करत अभ्यास के आने वाली कड़ियों में ऐसे ही कुछ और अहम मुद्दों पर फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।